आप देख रहे हैं अनहोनी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। एक शाम की बात है। ठंडी के मौसम में मैं अपने घर पर रजाई में दुबका हुआ था। इतने में ही मेरे फोन की रिंग बजने लगी। हालांकि रजाई छोड़कर उठने का मेरा जरा भी मन नहीं था, मगर हो सकता है कोई ज़रूरी कॉल हो। यही सोचकर मैं बिस्तर पर से झाड़कर उठा और फ़ोन के पास गया तो पाया कि मेरे दोस्त रमन का कॉल है। रमन और मैं हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। रमन मेरे से उम्र में काफ़ी बड़ा है। खैर, मैंने कॉल रिसीव किया तो सामने से रमन बोला, और कैसा है तू? सब बढ़िया? इस पर मैंने कहा, हाँ सब बढ़िया चल रहा है, तू बता। इस पर रमन बोला, भाई मुझे तेरे से कुछ काम था। मैं एक मुसीबत में फंस गया हूँ। दरअसल मेरी माँ को दिल का दौरा पड़ा था। उन्हें मैंने हॉस्पिटल में एडमिट किया था और तू तो जानता है मेरी नाइट ड्यूटी है। बस तू एक रात के लिए मेरी ड्यूटी करेगा। रात भर माँ के पास मैं रुक जाऊँगा। चूंकि रमन मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त था और फिलहाल मुसीबत में था, इसलिए मैं उसे ना नहीं बोल पाया। मेरे से हाँ का जवाब सुनते ही रमन ने शुक्रिया बोलकर फ़ोन रख दिया। मैंने दोस्ती के नाते रमन को हाँ बोल तो दिया था, मगर कहीं ना कहीं मुझे घबराहट भी हो रही थी, क्योंकि रमन का काम ही कुछ ऐसा था। दरअसल रमन तब एक मुर्दा घर में पहरेदारी का काम किया करता था। मुझे घबराहट हो रही थी कि मैं ये काम सही से कर भी पाऊंगा या नहीं, पर अब बोल दिया है तो करना ही पड़ेगा। लिहाजा मैंने इस बारे में ज़्यादा सोचना ठीक नहीं समझा और रात होने का इंतज़ार करने लगा ताकि रमन की ड्यूटी के टाइम पर मैं निकल जाऊं। रमन की ड्यूटी रात के 9 बजे से सुबह के 6 बजे तक की थी। सबसे पहले तो मैंने ये बात अपने घर वालों को बताई, मगर सबने मुझे साफ तौर पर रमन का काम करने से मना कर दिया। लेकिन मैं नहीं माना। एक वक्त पर रमन भी मेरे काफ़ी काम आया था, तो अब मेरी बारी थी दोस्ती साबित करने की। रात के तकरीबन 8:45 बजे तक मैं उस मुर्दा घर की तरफ निकल गया जहां रमन काम करता था। चूंकि मेरे घर से वो मुर्दा घर 15 मिनट की दूरी पर था, तो मैं ठीक रात के 9 बजे तक उस मुर्दा घर के बाहर खड़ा था। वो मुर्दा घर जिस जगह पर था वहां आसपास और कुछ भी नहीं था सिवाय घने जंगल के। मुर्दा घर के बाहर एक कुर्सी लगी हुई थी और उसी कुर्सी के ऊपर एक मैला सा चादर रखा हुआ था। शायद वो चादर ठंड से बचने के लिए था। लिहाजा मैंने उस चादर को उठाकर अपने ऊपर डाल लिया और उसी कुर्सी पर बैठ गया। कुर्सी के 4 पैरों में से एक पैर थोड़ा टूटा हुआ था, इसलिए कुर्सी बार बार झूले की तरह हिल रही थी। पता नहीं रमन पूरी रात इसके ऊपर कैसे बैठा रहता होगा। ये ख्याल बार बार मेरे जहन में आ रहा था। एक तो सर्द की रात, ऊपर से जो हवाएं चल रही थी वो ना सिर्फ बदन के ऊपर बल्कि शरीर के अंदर हड्डियों को भी कांपने पर मजबूर कर दे रही थी। मुझे लग नहीं रहा था कि अगर ऐसी ही ठंड लगती रही तो मैं कल सुबह तक जिंदा बच भी पाऊंगा। वो मैली सी चादर मुझे उसके आर पार दिख रहा था, तो फिर वो मुझे ठंड से कैसे बचा पाएगी, ये मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा था। मैंने अपने जेब से एक सिगरेट निकाला और दूसरी जेब से लाइटर निकालकर सिगरेट जलाने जा ही रहा था कि तभी मेरा फ़ोन बज उठा। मैंने अपना फ़ोन निकाला तो पाया कि रमन का कॉल आ रहा है। मैंने तुरंत फ़ोन उठाया तो सामने से रमन ने कहा, सुन, तुझे सिगरेट पीने की आदत है ना, पर वहाँ मुर्दा घर के बाहर सिगरेट मत पीना। अगर पीना ही है तो थोड़ा दूर जाकर पीना सिगरेट। इस पर मैंने रमन से कहा, क्या टाइमिंग है बॉस, अभी मैं सिगरेट सुलगाने जा ही रहा था।
पर यहाँ सिगरेट क्यों नहीं पीना है? इस पर रमन बोला, वहाँ वो सब छोड़, तू बस इतना जान ले कि वहाँ सिगरेट नहीं पीना है। इतना कहकर रमन ने फोन कट कर दिया। मगर पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा जैसे रमन मुझसे कुछ छिपाने की कोशिश कर रहा हो। खैर, उसने जैसा कहा मैंने वैसा ही किया। वहां से थोड़ा दूर हटकर सिगरेट जलाया और वहीं पर सिगरेट पीकर वापस अपनी जगह पर जाकर बैठ गया। रात हर पल गहराती जा रही थी और जैसे जैसे रात बढ़ रही थी वैसे वैसे ठंड भी अपना रंग दिखाना चालू कर रही थी। पहले तो ठंड ज्यादा थी ही, पर अब इतनी ज्यादा ठंड बढ़ गई कि मेरे बर्दाश्त के बाहर होने लगा। मैंने तय किया कि आसपास से कहीं लकड़ियां इकट्ठा करके आग जलाता हूँ। आग ताप कर शरीर में थोड़ी गर्मी आ जाएगी। लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और आसपास के पेड़ों से थोड़ी बहुत पतली पतली टहनियों को तोड़कर वापस अपनी कुर्सी के पास आ गया और जमीन पर टहनियों को सजाकर जेब से लाइटर निकाला और आग जलाने लगा। पर क्योंकि ओस की वजह से सारी टहनियां भींगी हुई थी, इसलिए उनसे आग जल नहीं रही थी। लेकिन बहुत मुश्किल से किसी तरह मैंने उन टहनियों को आग लगा ही दिया और मुर्दाघर के बाहर अपनी कुर्सी पर बैठकर आग तापने लगा। ठंड के मौसम में वो आग दवा का काम कर रही थी। आग ताप कर सुकून मिल रहा था। मैंने मन ही मन ये सोच लिया था कि आज तो मैंने रमन का काम कर दिया, मगर कल से मैं नहीं करूँगा और किसी न किसी बहाने से उसे मना कर दूंगा। अभी मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी ठीक मेरे पीछे से एक आवाज आई, आग बुझाओ जल्दी, हमें तकलीफ हो रही है। मैंने तुरंत पीछे पलटकर देखा, मगर पीछे मुर्दाघर के अलावा दूर दूर तक कोई नहीं था। ना तो कोई इंसान और ना ही कोई जानवर। तो फिर आवाज किसने दी होगी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लिहाजा मैं अपनी जगह से उठा और मुर्दाघर के दोनों बगल झांकने लगा। कहीं कोई है तो नहीं, मगर वहां सच में कोई नहीं था। मुझे काफी हैरानी हुई, मगर फिर मैंने सोचा हो सकता है शायद ये मेरा वहम होगा। इतना सोचकर मैं वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गया और आग तापने लगा। अभी मैं आग ताप ही रहा था, तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। कंधे पर हाथ महसूस होते ही मैं तुरंत पीछे पलटा तो पाया कि ठीक मेरे पीछे एक आदमी खड़ा है। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि वो आदमी यहाँ आया कहाँ से, क्योंकि वहाँ आसपास उस मुर्दाघर के अलावा दूसरा कोई घर नहीं था। अगर था तो सिर्फ घना जंगल। तो ऐसे में ये आदमी कहाँ से आ गया? अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, यहाँ पर आंख क्यों जलाया तुमने? तुम नहीं जानते हमें तकलीफ होती है। इस पर मैंने कहा, तकलीफ? पर आपको क्या तकलीफ होती है और आप रहते कहाँ हैं? तो इस पर उस आदमी ने कहा, ये मुर्दाघर, यही तो मेरा घर है। इतना कहकर वो आदमी मुर्दाघर की तरफ जाने लगा और मुर्दाघर के दरवाजे पर जाकर एक दफा मेरी ओर देखते हुए मुर्दाघर के अंदर घुस गया। मेरा रोम रोम कांप उठा, क्योंकि जिस दरवाजे से होकर वो आदमी घर के अंदर गया था उस दरवाजे पर तो ताला लगा हुआ था, जिसकी चाबी मेरे पास थी। वो आदमी दरवाजे के आर पार होकर मुर्दाघर के अंदर चला गया। मगर ये कैसे हो सकता है? कोई आदमी दरवाजे के आर पार कैसे जा सकता है? मुझे समझ आ गया था कि मेरा यहाँ रुकना कतई ठीक नहीं होगा, जिस वजह से मैं भागते हुए सीधे अपने घर पहुंचा और सुबह होते ही घर से बाहर निकला।
बाद में जब मैंने इस बात का जिक्र रमन से किया तो उसने कहा, मैंने तुझे वहां सिगरेट पीने से इसलिए मना किया था क्योंकि उन मुर्दों को आग बिल्कुल पसंद नहीं है, पर मुझे ये नहीं पता था कि तू आग जलाएगा, वरना मैं इसके लिए भी तुझे मना कर देता। उस दिन के बाद से मैं कभी भी उस मुर्दाघर के पास नहीं गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूंगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ। रात का समय था, यही कोई 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे। मैं ट्रेन के एक डिब्बे में बैठा खिड़की से बाहर देख रहा था। मैं जिस बोगी में बैठा हुआ था वो बोगी पूरी खाली थी। उस बोगी में मेरे अलावा एक भी आदमी नहीं था। दरअसल फ़िलहाल मैं अपने दोस्त के गांव कमलपुर जा रहा हूं। मेरे दोस्त ने मुझसे कहा था कि मुझे बस कमलपुर स्टेशन पर उतर जाना है, बाकी वो मुझे ठीक टाइम पर लेने आ जाएगा। मैं अपने दोस्त के गांव पहली बार जा रहा हूं। दरअसल उसके छोटे भाई की शादी है। उसने मुझे खास 5 दिन पहले बुलाया है। ऊपर से मैं ठहरा बेरोजगार आदमी, तो मैंने भी कोई ऐतराज नहीं जताया। खैर, लगभग और आधा घंटा ट्रेन में गुजारने के बाद ट्रेन कमलपुर स्टेशन पर रुकी। मैं अपना बैग लेकर ट्रेन से नीचे उतरा और पास ही में एक बेंच पर जाकर बैठ गया। रात हर पल गहराती जा रही थी। ऊपर से आसमान का रंग देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि बहुत तेज बारिश आएगी। खैर, थोड़ी देर सांस ले लेने के बाद मैंने अपने जेब से मोबाइल निकाला और अपने दोस्त समर को फ़ोन लगाने जा ही रहा था कि तभी मुझे पता चला कि मेरा फ़ोन डेड हो चुका है। मैं फ़ोन चालू करने की पूरी कोशिश कर रहा था, मगर मोबाइल था जो चालू होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं काफ़ी घबरा गया, क्योंकि अगर मोबाइल चालू नहीं होगा तो समर से मेरी बात कैसे होगी। मैंने नज़र घुमाकर आसपास देखा तो उस छोटे से स्टेशन पर कोई भी आदमी नज़र नहीं आ रहा था, सिवाय एक चाय के स्टॉल पर बैठे उस आदमी के। मैं उस चाय वाले के पास जाने के लिए अभी अपनी सीट पर से उठा ही था कि तभी मुझे याद आया कि समर का नंबर तो मोबाइल में है, तो अगर कहीं से फ़ोन मिल भी गया तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। यहाँ तक कि मुझे अपने घर का भी नंबर याद नहीं है। तो मैं वापस से चुपचाप अपनी जगह पर बैठ गया। हालांकि समर को ये पता है कि मैं किस ट्रेन से आने वाला हूँ, तो अच्छा यही होगा कि मैं उसके आने का इंतज़ार करूँ। यही सोचकर मैं बैठा रहा। काश समर ने मुझे उसका एड्रेस बता दिया होता तो मैं कैसे ना कैसे उसके घर तक पहुँच ही जाता, पर अब कोई चारा नहीं है। इसी दौरान एक तेज बादल गरजने की आवाज़ के साथ ही बारिश आ गई। हालांकि मैं शेड के नीचे था। अभी मैं अपनी सीट पर बैठा आगे के बारे में सोच ही रहा था कि तभी मेरी नज़र मेरी बाईं ओर वाले बेंच पर बैठे एक आदमी पर गई। उस आदमी को देखकर मैं थोड़ा चौंक सा गया, क्योंकि थोड़ी देर पहले तक तो वहाँ कोई भी नहीं था। तो ये आदमी बेंच पर आकर कब बैठ गया? मैं ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस आदमी ने कहा, कौन सी ट्रेन पकड़नी है भाई साहब? तो इस पर मैंने कहा, जी नहीं, ट्रेन नहीं पकड़नी है। और इतना कहकर मैंने उस आदमी को पूरी बात बता दी। सारी बात सुनकर उस आदमी ने एक लंबी सी हामी भरते हुए कहा, अब तो आप बुरी तरह से फंस चुके हैं। जब तक आपका दोस्त नहीं आ जाता आप कुछ नहीं कर सकते। उस आदमी की बात सुनकर मैं और भी ज़्यादा चिंतित हो गया, लेकिन वो आदमी बहुत अच्छा था। वो मुझसे कुछ न कुछ बात करके मुझे उलझाए हुए था ताकि मैं टेंशन ना लूं। उस आदमी की बातें काफ़ी मज़ेदार थीं। मैं अपनी सारी परेशानी भूलकर
उससे बातें करने लगा। इसी बीच मैंने उस आदमी से पूछा, वैसे आप कहाँ जा रहे हैं? तो इस पर वो आदमी बोला, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो यहाँ रोज आता हूँ किसी काम से, हर रात। आप लोगों की तरह ही उस आदमी का ये जवाब मुझे भी थोड़ा अजीब लगा, मगर उस वक्त मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। तभी मैंने उस आदमी से कहा, आप बैठिए, मैं चाय लेकर आता हूँ। इतना बोलकर मैं पास वाली चाय के स्टॉल पर चला गया और 2 चाय लेकर जैसे ही बेंच की ओर पलटा तो मैं हैरान रह गया, क्योंकि अब उस बेंच पर वो आदमी था ही नहीं। बेंच पर तो क्या, वो पूरे प्लेटफॉर्म पर कहीं नहीं था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि आखिर इतनी जल्दी वो कहाँ चला गया। तभी मैंने पलटते हुए उस चाय वाले से पूछा, भाई साहब, मेरे साथ वहाँ पर एक आदमी बैठा हुआ था, आपने देखा क्या वो कहाँ गया? तो इस पर उस चाय वाले का जवाब किसी के भी शरीर में सिहरन दौड़ाने के लिए काफ़ी था। पर साहब, वहाँ तो आपके अलावा कोई भी नहीं था, मैं तो काफ़ी देर से आपको देख रहा हूँ, यहाँ तक कि मैं तो आप ही के पास पूछने आ रहा था कि आपको कहाँ जाना है। उस चाय वाले की बात ने मुझे कुछ देर के लिए सुन्न कर दिया था। खैर, मैं वापस अपनी सीट की तरफ जाने लगा। अभी मैं अपनी सीट की तरफ जा ही रहा था कि तभी उस चाय वाले ने कहा, ये स्टेशन रात के लिए ठीक नहीं है, सुना है बुरी शक्तियाँ भटकती है यहाँ, हो सके तो निकल जाइए, मैं भी बस अपनी दुकान बंद करके निकल ही रहा हूँ। जिस पर मैंने उस चाय वाले को अपनी पूरी परेशानी बताई तो मेरी सारी परेशानी सुनकर वो चाय वाला बोला, स्टेशन के अलावा यहाँ तो ऐसी कोई जगह भी नहीं है जहाँ आप रात गुजार सकें। एक काम करिए, आप वेटिंग रूम में चले जाइए, यहाँ प्लेटफॉर्म पर रहने से तो अच्छा है कि आप वहीं रहें। जिसके बाद जब तक उस चाय वाले की दुकान खुली रही तब तक मैं उसके पास ही बैठा था और उसके दुकान बंद करते ही मैं भी वेटिंग रूम की तरफ चल दिया। चाय वाले ने मुझे बता दिया था कि वेटिंग रूम किस तरफ है। बारिश अभी भी उसी तरह से बरसे जा रही थी। उस पूरे प्लेटफॉर्म या फिर यूं कहें तो उस पूरे छोटे से स्टेशन पर मैं ही शायद अकेला था। ना तो कोई ट्रेन आ रही थी और ना ही कोई आदमी नजर आ रहा था। कहीं ना कहीं समर के ऊपर मुझे अब गुस्सा भी आ रहा था। इतनी देर हो गई, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था। खैर, चलते चलते मैं उसी प्लेटफॉर्म पर बने एक छोटे से कमरे के पास पहुंचा, जिसके बाहर वेटिंग रूम का बोर्ड लगा हुआ था। कमरे का दरवाज़ा खुला था, लिहाजा मैं अंदर दाखिल हो गया। कमरे में ना तो कोई बल्ब था और ना ही बैठने का अच्छा इंतजाम, बस 2 लकड़ी के बेंच ही लगे हुए थे। हालांकि बाहर बिजली चमकने की रोशनी से थोड़ा थोड़ा दिख रहा था। अभी मैं बेंच पर बैठने जा ही रहा था कि तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी के गोद में बैठ गया हूँ। मैंने एकदम से उठकर उस बेंच की तरफ देखा, मगर वहाँ कोई नहीं था। मुझे लगा शायद ये मेरे मन का वहम होगा। फिर भी मैं उस बेंच पर ना बैठकर दूसरी ओर वाले बेंच पर जाकर बैठ गया। कहीं ना कहीं मेरा दिल कह रहा था कि यहाँ कुछ तो अजीब है, लेकिन मैं इतना मजबूर था कि कुछ नहीं कर सकता था। लाचार होकर मैं अपनी जगह पर बैठा रहा। यूं ही बैठे बैठे कब मेरी आंख लग गई मुझे कुछ याद नहीं, ना जाने कितनी देर बाद। मगर जब मेरी आंख खुली तो तब तक बारिश बंद हो चुकी थी। मैं कमरे से बाहर निकलने के लिए अभी अपनी जगह से उठ ही रहा था कि तभी मेरी नज़र ठीक मेरे सामने वाले बेंच पर बैठे एक आदमी पर गई, जो कि सिर झुकाकर रोते हुए सिसकियां ले रहा था। तभी मैंने उस आदमी से कहा, क्या हुआ भाई साहब, आप रो क्यों रहे हैं? तो इस पर उस आदमी ने धीरे से अपना सिर ऊपर उठाया तो उसका चेहरा देखकर मैं दंग रह गया। दरअसल ये वही आदमी था जो थोड़ी देर पहले मुझे मिला था।
मगर अब उस आदमी का चेहरा बड़ा ही खौफनाक नजर आ रहा था। उसकी आंखें पूरी लाल चमक रही थी और उसका गला उसके धड़ से अलग हवा में उड़ने लगा था। मैं समझ गया कि ये कोई इंसान नहीं है, लिहाजा मैं वहां से भागा। अभी मैं भाग ही रहा था कि तभी मैं किसी आदमी से जोर से टकराया। मैंने संभलते हुए देखा तो वो मेरा दोस्त समर था, जिसके बाद मैंने समर को पूरी बात बताई और हम लोग वहां से निकल गए। मगर वो था क्या, ये आज तक पता नहीं चल पाया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। तो मैं आपका दोस्त आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।